हम पढ़ते हैं ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें नंबर 1 आता है, किसी परमाणु में कक्षकों की नाभिक से दूरी बढ़ने पर उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। यानी कि नाभिक से जितनी दूरी इलेक्ट्रॉन होगा उससे क्या होगी, उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तथा नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे E1, फिर आता है E2, फिर E3, फिर E4 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चलता है, En तक। कहां तक है, En तक, यानी कि अनंत तक चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है, जो अनंत पर प्राप्त होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहां प्राप्त होगी, अनंत पर प्राप्त होगी, वो कितनी होगी, 0। नंबर 3, नाभिक से दूरी बढ़ने पर कक्षकों की ऊर्जा का मान भी क्या होता है, घटता जाता है। यानी कि नाभिक से दूरी, किसकी, कक्षकों की जितनी दूरी अधिक होगी उसका ही मान क्या होगा, घटता जाता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु में सिर्फ 7 कक्षाएं होती है। कितनी कक्षाएं होती है, सिर्फ 7 कक्षाएं होती है। अब आता नंबर 4, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, क्या, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। किसका, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होगी, क्या, इलेक्ट्रॉन की जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब आता है उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या या आवृत्ति याद करना। तो म्यू बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां म्यू बराबर तरंग संख्या, म्यू का मान क्या है, तरंग संख्या है, जेड बराबर परमाणु क्रमांक, जेड बराबर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। अब है आर बराबर रेडरबर्ग नियतांक, ये क्या है, एक नियतांक है, इसका मान होता है 109700 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अर्थात n1 बराबर निम्न कक्षा, n1 का मान क्या हो जाएगा, निम्न कक्षा, n2 बराबर उच्च कक्षा। ये क्या हो गया, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य याद करने का सूत्र हो गया। ठीक है, इसको उतार लो। दोस्तों हम पढ़ते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम की संख्या याद करना। किसकी संख्या याद करना, रेखीय स्पेक्ट्रम की संख्या याद करना। इसमें अपन पढ़ते हैं रेखीय स्पेक्ट्रमी संख्या, क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रमी संख्या n इंटू n-1/2, जहां n बराबर कक्षकों की संख्या, जहां क्या लेते हैं, n बराबर कक्षकों की संख्या लेते हैं। अब आता है इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, की हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्राप्त होता है, 6 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित होता है। तो किसका, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम 6 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित होता है। नंबर 1, लाइमेन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, लाइमेन श्रेणी, जहां n1 बराबर कितना लेते हैं, 1, जहां n1 बराबर कितना लेते हैं, 1, किसमें, लाइमेन श्रेणी में। तो n2 बराबर 2, 3, 4 और कहां तक लेते हैं, अनंत तक। कहां तक लेते हैं, अनंत तक। यह किसमें होता है, पराबैंगनिक विकिरणों में। किसमें होता है, पराबैंगनिक विकिरणों या पराबैंगनिक क्षेत्र में होता है। यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक क्षेत्र में होता है। कहां से, जो सूर्य से आने वाली ये किरणें, वहां कहा होता है, पराबैंगनिक क्षेत्र में होता है। कौन सा, लाइमेन श्रेणी। लाइमेन श्रेणी कहां प्राप्त होती है, सूर्य की पराबैंगनिक विकिरणों में। अब आता है नंबर 2, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी, जहां n1 बराबर कितना लेते हैं, 2, जहां n1 बराबर कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। यानी कि n2 बराबर 3, 4, 5, 6, कितना, 3, 4, 5, 6, ये भी कहां तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। ये होता है दृश्य क्षेत्र में, जहां अपन देखते हैं। कौन सी, लाइमेन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सॉरी क्या, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी कहां होती है, जो दृश्य क्षेत्रों में होती है। कहां होती है, दृश्य क्षेत्रों में होती है। नंबर 3 आता है पाषाण श्रेणी। कौन सी श्रेणी, पाषाण श्रेणी। इसमें लेते हैं n1 बराबर कितना लेते हैं,
3, कितना लेते हैं 3। N2 बराबर 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। ये किसमें होता है अवरक्त क्षेत्रों में होता है। कौन सा पाषाण श्रेणी अवरक्त क्षेत्रों में होता है। नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी, जहां n1 बराबर 4, n1 बराबर कितना लेते हैं 4 लेते हैं। n2 बराबर 5 6 7 और डॉट 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 अनंत तक। ये भी किसमें होता है अवरक्त क्षेत्रों में होता है। नंबर 5 फुंड श्रेणी। कौन सी फुंड श्रेणी, n1 बराबर कितना लेते हैं 5 लेते हैं, n2 बराबर 6 7 8 कहाँ तक अनंत तक। ये भी किसमें होता है अवरक्त क्षेत्रों में होता है। अब आता है हम फ्री श्रेणी। कौन सी हम फ्री श्रेणी, कौन सी श्रेणी नंबर 6 हम फ्री श्रेणी, जिसमें n1 बराबर कितना लेते हैं 6, n2 बराबर 7 8 9। ये भी कहाँ तक चलता है अनंत तक चलता है, यानी कि दूर अवरक्त क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है ये दूर अवरक्त क्षेत्रों में होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या याद करना, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करना मैंने समझाया, इसको उतार लिया जाए। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या पढ़ा, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद पढ़ते हैं बोर सिद्धांत की कुछ सीमाएं। क्या पढ़ते हैं बोर सिद्धांत की कुछ सीमाएं, कि बोर सिद्धांत की कौन कौन सी सीमाएं हैं। अब नंबर 1, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉनीय तत्व। क्या बोर ने जो सिद्धांत दिया था वो एक इलेक्ट्रॉनीय तंत्रों पर ही लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन, हीलियम आयन, लिथियम आयन आदि की व्याख्या करता है। बहु इलेक्ट्रॉनीय तंत्रों की व्याख्या नहीं करता। कौन सा बोर का नियम। आगे आता है स्पेक्ट्रमी रेखाएं अनेक रेखाओं के समूह के रूप में दिखाई देती है, यानी कि जो भी स्पेक्ट्रमी रेखाएं होगी वो क्या होगी अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। इसकी व्याख्या बोर सिद्धांत नहीं कर पाया कि क्यों दिखाई देती है, एक से अधिक स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्यों दिखाई देती है। अब आता है जीमान प्रभाव व स्टोक प्रभाव की व्याख्या बोर सिद्धांत नहीं करता। कौन कौन सा जीमान प्रभाव और स्टोक प्रभाव की व्याख्या कौन नहीं करता, बोर का सिद्धांत नहीं करता है। आ गया है डी ब्रोगली व हाइड्रोजन वर्ग इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। कौन सा जो डी ब्रोगली और हाइड्रोजन वर्ग का सिद्धांत है उसकी व्याख्या भी कौन नहीं कर पाता, बोर का सिद्धांत नहीं कर पाया। आगे है जीमान प्रभाव किसे कहते हैं, कौन सा जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, किसके क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होता है, यानी कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की क्या होगी सूक्ष्म रेखाएं, यानी कि बहुत छोटी छोटी क्या होगी रेखाएं उत्पन्न होती है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पे सूक्ष्म रेखाओं का स्पेक्ट्रम क्या होगा सूक्ष्म होगा, उसे क्या कहते हैं जीमान प्रभाव कहते हैं। अब स्टोक प्रभाव क्या है, स्टोक प्रभाव विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होता है, यानी कि जो भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या होगा विभाजन होगा वो कैसे होगा सूक्ष्म, यानी कि छोटी छोटी रेखाओं में विभाजन होगा। इसे क्या कहते हैं स्टोक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको उतार लिया जाएगा।